Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, we are back again with an exam analysis video, and this is something that we have already shared on our Info Island channel. But yes, हमने जो पहले share करा था that was the Hindi version of this particular 19th September का जो exam analysis है वो. Now in today's video, what we are going to be talking about is the same thing. We will be discussing the exam analysis of 19th September 2024, which means we will be telling you कि किस type के questions आए थे, GK GS के जो questions आए थे along with their answers in the second shift of your SSC CGL 2024. Now the question arises why we have come up with the English version, because a lot of you were asking for a English version of this particular video. तो guys, आप में से जितने भी candidate video को देख रहे हैं, if you are comfortable with the Hindi language, then the Hindi version of the video is already available on the channel. You can go and watch that out. And a lot of you who were asking for an English version, now we are here up with that particular video. So guys, as I rightly said just abhi ki we will be discussing all those GKGSK questions those were asked in your second shift of 19th September 2024 का जो SSC CGL 2024 का आपका जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाया गया है उसमें फर्स्टली एंड फोरमोस्टली आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इफ यू आर न्यू ऑन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, then please go ahead and subscribe to the channel and also press the notification bell icon so that whenever we come up with a new video, you guys are notified about it. So yes, now let's begin with the video and look for the questions. So guys, नंबर 1 क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था 19 सितंबर 2024 के सेकेंड शिफ्ट के पेपर में, वो था कि मी डैम मी फी जो ये फेस्टिवल होता है वो किस पर्टिकुलर स्टेट में सेलिब्रेट करा जाता है. तो गाइस, लेट मी जस्ट टेल यू, ये जो मी डैम मी फी फेस्टिवल है ये एक एनुअल मतलब हर साल होने वाला एक एंसेस्टर वर्शिप फेस्टिवल है, जिसमें जो पूर्वज होते हैं उनको सेलिब्रेट करा जाता है. और गाइस, किस कम्युनिटी के द्वारा इसे सेलिब्रेट करा जाता है? देयर इज अ थाई अहोम कम्युनिटी जो कि आसाम में है. तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया आसाम. उनके द्वारा इसको सेलिब्रेट करा जाता है. अब बात करें कब किया जाता है, तो गाइस जनवरी 31 को इंडिया में इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को मनाया जाता है. अब ये जो फेस्टिवल है, दिस फेस्टिवल इज अ वे टू ऑनर द डिपार्टेड एंड रिमेंबर देयर कंट्रीब्यूशंस टू द सोसाइटी. जो भी उन्होंने सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करा था उन सबको रिमेंबर करने का एक तरीका है ये फेस्टिवल. और ये इट्स आल्सो अ वेरी गुड टाइम टू स्ट्रेंथन द कम्युनिटी बॉन्ड्स. Next question, which of the following committee was established in the year 1999 on identifies the existence of legal provisions for the implementation of some of the fundamental duties of the citizens? So guys, crystal clear, Verma committee is the answer for this particular question. Next है उषा बार्ले, जो रिसेंटली इन द ईयर 2023 उनको एक अवार्ड से ऑनर किया गया था, सम्मानित किया गया था. तो विच अवार्ड वाज दैट? ठीक है, तो गाइज इन 2023 उनको फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है, जो फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन कैटेगरी की सिविलियन अवार्ड की कैटेगरी में आता है इंडिया का, विच इज पद्मश्री. तो उनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू पांडवानी सिंगिंग. वो पांडवानी सिंगर है, वो पांडवानी सिंगिंग से रिलेटेड उन्होंने जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए उन कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए उनको इन द ईयर 2023 पद्मश्री से नवाजा गया था. अगर आपसे पूछा जाता है कि किसके द्वारा, तो गाइस द्रौपदी मुर्मू जो हमारी भारत की प्रेसिडेंट है उनके द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्पोर्ट्स टू द प्लेयर यूज द वर्ड एग्रीकल्चरल शॉट? कभी कभी जिसको यूज किया जाता है. सो गाइज, लेट मी जस्ट टेल यू, क्रिकेट इज द आंसर. तो एग्रीकल्चरल शॉट बेसिकली क्या है गाइज? इट्स अ टर्म दैट इज ऑफन यूज्ड इन क्रिकेट टू रेफर टू अ पुअर शॉट. कभी कभी क्रिकेटर्स अच्छा शॉट नहीं दे पाते हैं, तो दे in order to denote that, in order to refer to that, they use a term which is called agricultural shot. तो पुअर शॉट दैट इज प्लेड बाय अ बैट्समैन, उसको डिनोट करने के लिए इसको यूज करते हैं. इट इज टिपिकली अ शॉट दैट इज प्लेड इन अ वे दैट डज नॉट फुली कैपिटलाइज ऑन द अपॉर्चुनिटी टू स्कोर रन्स, एंड इट इज ऑफन कंसिडर्ड टू बी रिस्की और रिस्की शॉट. तो ये जो होता है ये एक एग्रीकल्चरल शॉट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज गांधर्व महाविद्यालय सिचुएटेड? तो गाइस, जो गांधर्व महाविद्यालय है इट इज सिचुएटेड इन दिल्ली. और बात करें कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1939.
जो गांधर्व महाविद्यालय है ये सबसे पुराना, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड कल्चरल इंस्टीट्यूशन ऑफ दिल्ली। और बात करें इसके रोल की, तो इसके रोल्स हैं, इट्स रोल इन इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू एंटायर जनरेशंस ऑफ जितने भी म्यूजिक लवर्स हैं, और जो हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है उसको वापस लाने के लिए इनका एक मोटो रहा है। एंड जो हमारा क्लासिकल डांस है, क्लासिकल मेन स्ट्रीम जो कल्चरल मेन स्ट्रीम में रखा गया है, लोग उसको भूलते जा रहे हैं, तो उसको वापस, एक होता है ना कि वापस उस चीज को एक्नॉलेज करवा रहे हैं, तो दैट इज समथिंग दे आर रिलेटेड टू। एंड इट वाज फाउंडेड बाय पंडित विनय चंद्र मोदगल्या, एंड नाउ इट इज हेडेड बाय, मतलब करंटली इट इज हेडेड बाय पंडित मधुप मुदगल। तो ये दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। बात करें कि किसने फाउंड किया था, तो पंडित विनय चंद्र मोदगल्या। एंड अगर अगर आपसे पूछ लिया जाए अभी कौन हेड कर रहा है, अभी कौन रन कर रहा है, तो इट इज हेडेड बाय पंडित मधुप मुदगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर पंडित रविशंकर वॉज अवॉर्डेड विद भारत रत्न। तो गाइज जैसे कि हम सब जानते हैं, पंडित रविशंकर जो है ये एक सितार वादक हैं, और उनको उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए 1999 में, एज आई जस्ट टोल्ड यू, कि रविशंकर वॉज अ रिनाउंड सितारिस्ट जिनको उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए अवार्ड दिया गया था, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो कि भारत रत्न कहलाता है, इन द ईयर 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोकैरियोटिक सेल्स, और उनके कुछ एग्जांपल्स बताने हैं। तो गाइस प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, दे आर जनरली वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर एंड सिंपलर देन यूकैरियोटिक सेल्स। इन एडिशन टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, उनमें कोई न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। their genomes are less complex and they do not contain cytoplasmic organelles or a cytoskeleton, उनमें ऐसा कुछ भी उपस्थित नहीं होता है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, तो द बैक्टीरिया एंड द आर्चिया are both the examples of prokaryotic cells. Next question, in which year did Vinayak Damodar Savarkar जो थे, he was sent to cellular jail of Andaman for a punishment which is known as काला पानी। तो बात करें सावरकर की, तो गाइस जब वो 28 साल के थे तो उनको कन्विक्ट कर दिया गया था, सेंटेंस कर दिया गया था टू अ 50 ईयर इम्प्रिजनमेंट, और उनको 4 जुलाई 1911। तो गाइज इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वेदर इट इज जून और जुलाई। तो गाइज वो जून जुलाई दोनों ही, मतलब जो टाइम पीरियड था इट वाज लाइक जून जुलाई, तो दोनों ही करेक्ट हैं, वट एवर इज द ऑप्शन गिवन इन द ऑप्शन, दैट वुड बी द आंसर। तो बात करें 4th of July 1911 to the infamous cellular jail in the Andaman and Nicobar Island. He was considered by the British government as a political prisoner. पॉलिटिकल प्रिजनर के रूप में उन्हें जाना जाता था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सावरकर जो थे, वीर सावरकर जो थे, उन्होंने कुल अपने लाइफ के 27 साल जेल में बिताए थे ब्रिटिश रूल के कारण, जिसमें 11 इयर्स ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट इन सेलुलर जेल जो कि अंडमान का उनको मिला था 1910 से 21 तक। 3 साल का उनको रिगरस इम्प्रिजनमेंट फिर मिला था रत्नागिरी जेल में 21 से 24 तक। 13 साल का उनको हाउस अरेस्ट दिया गया था, और उनको डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो रत्नागिरी थी उससे बाहर निकलने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। ही वॉज कन्फाइंड टू डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज एट रत्नागिरी ओनली फ्रॉम द ईयर 1924 टू 1937। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का उन्होंने अपना जीवन काल गुजारा है, कितना दर्द और परेशानी में उन्होंने उस चीज को सफर करा है। ही हैड अ लॉट ऑफ सफरिंग्स, चाहे वो इम्प्रिजनमेंट के केस में हो, चाहे वो कन्फाइनमेंट के केस में हो, ही हैड अ लॉट ऑफ सफरिंग्स for a total of 27 years of his life. Next question, where did Queen Dida ruled? So guys, Jammu and Kashmir. Next question, from where does Luni River originates? So guys, Luni River जो है, it basically originates from the Pushkar Valley of the Aravali range, जो कि अजमेर के पास है। So as I just told you, तो और एक चीज और याद रखना है कि जो लूनी है, that is the largest river in the Thar desert in नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, जो कि ओरिजिनेट होती है पुष्कर वैली ऑफ द अरावली रेंज, जो कि अजमेर के पास है, और फिर वहां से पास होती हुई साउथ ईस्टर्न पोर्शन में जाती है थार डेजर्ट के, और फिर मार्शी लैंड्स ऑफ रन ऑफ कच्छ इन गुजरात में जाके एंड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुलायम सिंह यादव बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो गाइज मुलायम सिंह यादव जो हैं वो उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं। एंड अगर बात करें मुलायम सिंह यादव की, तो मुलायम सिंह यादव जो कि 22 नवंबर
1939 में जन्मे थे और 10 अक्टूबर 2022 को उनका देहांत हो गया था. ही वॉज एन इंडियन पॉलिटिशियन. ही वॉज अ सोशलिस्ट फिगर एंड अ फाउंडर ऑफ समाजवादी पार्टी. समाजवादी पार्टी जो है वो उनके द्वारा ही बनाई गई थी. Over the course of his political career spanning more than 6 decades, he served for 3 terms as a Chief Minister of Uttar Pradesh. वो 3 बार एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश रह चुके थे अपने जीवन काल में, एंड ऑल्सो एज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Next question, what is the 11th part of the Indian Constitution? So guys, as I told you earlier also, जो Indian Constitution है उससे related articles, amendments, सूचियाँ, अनुसूचियाँ, these parts, these are very important. बहुत एक ज़्यादा important topic है जो कि almost हर पेपर में पूछा जाता है, तो आप उससे related सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लीजिएगा. So coming back to the question, अगर हम 11th part की बात करें, मतलब भारतीय संविधान का जो भाग 11 है, that is related to the relationship between the organization and the states. नाउ गाइज हेयर इज अ लिस्ट वी हैव प्रोवाइडेड यू. इसमें आप देख सकते हो संविधान के भाग और किस अनुच्छेद में वो मौजूद हैं और किस चीज से वो रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल भाग 1 की अगर बात करें तो संघ और उसका क्षेत्र से रिलेटेड है, 1 से 4 आर्टिकल में प्रेजेंट है. भाग 2 जो है नागरिकता का है, 5 से 11 में अवेलेबल है. मूल अधिकार आपको भाग 3 में देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 12 to 35 में. भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएस पे आ जाता है, आर्टिकल 36 to 51 में. नेक्स्ट 4 ए की अगर हम बात करें, मूल कर्तव्य आ जाते हैं आर्टिकल 51 ए में. नेक्स्ट है संघ. संघ आपका 52 से 151 तक आता है. नेक्स्ट भाग जो है 6 का वो राज्य है. राज्य में आपको 152 से 237 अनुच्छेद में मिलेगा. नेक्स्ट जो है राज्य से रिलेटेड है वो आपको 238 में मिलेगा. या 5 6 7, ओके 7 था वो राज्य जो कि भाग बी में है और आपको 238 में मिलेगा. फिर बात करें भाग 8 की, तो वो संघ राज्य क्षेत्र से रिलेटेड है, यूनियन टेरिटरी से, जो कि आपको आर्टिकल 239 टू 42 में मिलेगा. नेक्स्ट आपका आता है भाग 9 जो कि पंचायत से रिलेटेड है और 243 टू 243 ओ तक आपको मिल जाएगा आर्टिकल में. नेक्स्ट आपका 9 ए जो है वो नगर पालिकाओं से रिलेटेड है, 243 जेड जी में आपको मिल जाएगा. इसी तरह से आप बाकी भाग देख सकते हैं, भाग 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड ऑल ऑफ दोज, और वो किस आर्टिकल में प्रेजेंट है. एंड दिस लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें आपको कौन सा भाग किस चीज से रिलेटेड है और किस आर्टिकल में आपको वो चीज मौजूद है हमारे भारतीय संविधान में, वो देखने को मिलेगा. तो गाइज इसको अच्छे से याद कर लेना. Likewise, guys, these two articles, जो भाग these two भाग जो कि इस चीज से रिलेटेड हैं और इन आर्टिकल्स में मौजूद हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. So guys, that's it. Those were the very important GKGS questions which were asked in your 19th of September 2024 के second shift के paper में of SSC CGL 2024. I hope you liked the video, and if you did, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island. और इसी तरह से खूब सारा प्यार देते रहिए. आपके जितने भी loved ones हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली में जो भी लोग हैं, पेयर्स हैं, उनको सबको वीडियो शेयर करना ज़रूर से, सो दैट इट हेल्प्स देम ऑल्सो. एंड अगर कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. Till then, all the very best, much love, and yes, do well.